गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, 10 साइंस पार्ट 2 में 3rd चैप्टर चल रहा है हमारा। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, उसमें 4 हार्मोन्स थे, सबके फंक्शन के बारे में हमने देखा था। आज देखना है कि मेंस्ट्रुएशन होता क्या है, कि जो ब्लीडिंग होती है वो कैसे होती है। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करने वाला बहुत अच्छे से। तो कल हम एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर रहे थे, उसमें उस साइड्स को हम फर्टिलाइज कर रहे थे और इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो पढ़ा हमने अच्छे से, कि जो कोक होता है, गर्भाशय, वो पूरी तरह जब डेवलप हो जाता है, ठीक है, अगर वो जो oocytes था और वो oocyte पूरी तरह फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, वो हमें देखना है आज। तो मेंस्ट्रुएशन के ऊपर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखो, ये जो oocyte होता है, मैंने बताया था मान ली तुम्हारे oocyte से, ठीक है, ये oocyte, इफ oocyte इज नॉट फर्टिलाइज विद इन 24 आवर्स, अगर ये oocyte कल बताया था किसके साथ बढ़ता था, ठीक है, और ये oocytes 24 घंटे के अंदर फर्टिलाइज नहीं होता है, तो ये oocyte 24 घंटे के अंदर फर्टिलाइज नहीं होगा तो, ठीक है, अगर ये oocyte फॉलिकल के साथ, कल पढ़ाया था फॉलिकल, उस फॉलिकल के साथ पूरी तरह फर्टिलाइज नहीं होगा, इसको फर्टिलाइज होने के लिए 24 घंटे लगते हैं, 24 घंटे के अंदर ही उसको क्या होना है, पूरी तरह फर्टिलाइज होना उसके साथ। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा कि जो गर्भाशय था यूटेरस का, ये एंडोमेट्रियम है, अंदर का लेयर दिख रहा है, ये था तुम्हारा एंडोमेट्रियम। अब उसके अंदर एक लेयर था, देखो कॉर्पस लुटियम बना था। जब oocyte, वो जो पूरी तरह कंप्लीटली डेवलप oocyte था, वो ब्रेक हो गया था। ब्रेक होने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन बचा था उसे मैंने नाम दिया था कॉर्पस लुटियम। ठीक है, अब वो जो कॉर्पस लुटियम था वो इनएक्टिव हो जाता है। कॉर्पस लुटियम का काम था, वो हार्मोन सिक्रेट करता था, ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मान लो। तो ये जो कॉर्पस लुटियम का लेयर है, वो कॉर्पस लुटियम क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। 24 घंटे में अगर oocyte फर्टिलाइज नहीं हुआ तो तुम्हारा यूटेरस के अंदर जो तुम्हारा कॉर्पस लुटियम है, वो कॉर्पस लुटियम क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। और जैसे वो इनएक्टिव हो जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है, किस में होता है, कॉर्पस एल्बिकन्स में, कॉर्पस एल्बिकन्स बन जाता है। तो यहाँ पे क्या था कि अगर जो oocyte है वो oocyte 24 आवर्स में अगर फर्टिलाइज नहीं होगा तो उसके अंदर यूटेरस के अंदर जो भी कॉर्पस लुटियम है वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कॉर्पस एल्बिकन्स में। जैसे कॉर्पस एल्बिकन्स में होगा, इसके वजह से जो ये सिक्रेट करता था, सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन स्टॉप्स कंप्लीटली। मतलब हमारा जो कॉर्पस लुटियम है वो इनएक्टिव होने के वजह से जो सिक्रीशन है किसका, एस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरोन का, वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा। अब ये जो सिक्रेट कर रहे थे, इनका सिक्रीशन स्टॉप होने से क्या होता है कि अब ये जो उसके अंदर का एक लेयर है एंडोमेट्रियम, क्या है, एंडोमेट्रियम, अंदर मान लो फॉलिकल था, वो फॉलिकल ब्रेक होने के बाद कॉर्पस लुटियम बना था, कॉर्पस लुटियम डीजनरेट हो रहा है, इनएक्टिव हो गया है, इसका कन्वर्जन किस में हो गया, कॉर्पस एल्बिकन्स में हो गया, और उसके क्या होगा, इसका जो सिक्रीशन था हार्मोन्स का, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, वो स्टॉप हो चुका है। तो जिसके कारण जो अंदर का लेयर है एंडोमेट्रियम जिसको बोलते हैं, वो एंडोमेट्रियम क्या होगा, स्टार्ट्स टू डीजनरेट। अब वो डीजनरेट होना धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। अब वो डीजनरेट हो रहा है, एंडोमेट्रियम क्या होगा, धीरे धीरे डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे वो डीजनरेट होगा तो उसके जो टिश्यूज़ है, टिश्यूज़ ऑफ डीजनरेटिंग एंडोमेट्रियम एंड अनफर्टिलाइज ओवम, देखो क्या बोला उसने कि अब ये डीजनरेट हो रहा है तो इसके जो टिश्यू है वो निकलेंगे, डीजनरेट एंडोमेट्रियम टिश्यू बाहर निकलेंगे, और जो ओवम था जो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, अनफर्टिलाइज ओवम, तो ये डीजनरेटिंग एंडोमेट्रियम एंड अनफर्टिलाइज ओवम। देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है,
आर डिस्कार्डेड आउट थ्रू वजाइना। जो वजाइना है वो वजाइना में से वो जो डीजनरेट एंडोमेट्रियम की टिश्यू है वो और अनफर्टिलाइज्ड ओवम वो बाहर की ओर फोर्सफुली आने की कोशिश करते हैं। डिस्कार्डेड आउट थ्रू वजाइना। अब डीजनरेट होने के कारण क्या होता है, वहाँ पे प्रेशर बनता है, वो बाहर की ओर आते हैं, पर उसको बैलेंस करने के लिए अब वो टिश्यू बाहर नहीं आ सकते। ये ब्रेक होने से क्या होता है, इन सब में से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। डीजनरेट टिश्यू ओवम में से क्या होता है, ब्लड बाहर आना स्टार्ट होता है। दिस इज अ कब उसको बैलेंस करने के लिए विथ कंटिन्यूस ब्लीडिंग। इसलिए अब उसको बैलेंस करने के लिए क्या होता है कि इसमें से जो प्रेशर की वजह से ब्लीडिंग होना स्टार्ट होता है और सारा ब्लड बाहर आना स्टार्ट हो जाता है, कंटिन्यूस ब्लीडिंग। ठीक है, अब ये जो ब्लीडिंग होती है ये एक दिन नहीं, ब्लीडिंग कंटिन्यू अप्रोक्सीमेटली फॉर 5 डेज। ये जो ब्लीडिंग है ये कंटिन्यू 5 दिन के लिए होती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन। अब इसे हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन। तो तुमने देखा कि 24 घंटे के अंदर जो भी oocyte था वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, जिसके कारण कॉर्पस लुटियम इनएक्टिव हो गया, कॉर्पस एल्बिकन्स में क्या हो गया, वो कन्वर्ट हो गया, जिसके कारण क्या हो गया, इनएक्टिव होने की वजह से जो सिक्रीशन था वो स्टॉप हो गया, किसका, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का। ठीक है, पूरी तरह। और उसके कारण हमारा जो एंडोमेट्रियम है अंदर का वो क्या हो गया, डीजनरेट हो गया। अब डीजनरेट होने की वजह से जो टिश्यू थे और जो अनफर्टिलाइज ओवम थे वो दोनों के वजह से क्या होगा, प्रेशर की वजह से उनका ब्लड में कन्वर्जन होता है, वो पूरी तरह, वो टिश्यू मतलब ब्लड है, बिकॉज ब्लड इज अ टिश्यू, तो वो ब्लीडिंग के तौर पे बाहर आना स्टार्ट होते हैं। और ये जो ब्लीडिंग होती है वो कंटिन्यूस एक दिन नहीं 5 दिन तक होती है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। बट अब आगे देखो, इसी मेंस्ट्रुएशन में अब इससे क्या होता है, तो अगर मेंस्ट्रुएशन हो रहा है और ये पूरी तरह एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है उस साइड, तो क्या होता है, एम्ब्रियो पूरी तरह इम्प्लांट नहीं हो सकता। मतलब जो भी बच्चा बनने वाला है, जो भी कहेंगे हम भ्रूण हिंदी में कहते हैं, तो वो पूरी तरह आकार नहीं लेगा। अब वो एम्ब्रियो पूरी तरह, क्योंकि वो जो एंडोमेट्रियम है वो तो डीजनरेट हो गया ना, तो हम एम्ब्रियो को इम्प्लांट नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रोसेस हर मंथ क्या होता है, रिपीट होता है। एवरी मंथ दिस साइकिल इज रिपीट। अगर एक बार एम्ब्रियो इम्प्लांट हो गया, मतलब वो जो गर्भाशय वो बच्चे के लिए रेडी हो गया पूरी तरह, तो क्या होता है, ये जो नेचुरल साइकिल है ये स्टॉप हो जाता है। ड्यूरिंग पास्चुरेशन पीरियड एंड ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब जैसे एम्ब्रियो इम्प्लांट हो गया, मतलब एग पूरी तरह फर्टिलाइज हो गया, उस साइड फर्टिलाइज हो गया, तो ये जो नेचुरल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये स्टॉप हो जाता है। और क्या होता है, वो माँ गर्भवती बनना स्टार्ट हो जाती है, मीन्स वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब वो जो बच्चा धीरे धीरे जो भी कार्यकाल चलता है, कुछ वक्त के लिए ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग मतलब अब वो जो भी लेडी है उसके जो भी मिल्क प्रोडक्शन होता है, उस प्रोडक्शन के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, स्टॉप होता है। अब ये इसमें क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन की वजह से बहुत सारा ब्लड बॉडी के बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से सेवियर पेन होता है, सेवियर वीकनेस मतलब कमजोरी आती है, बहुत दर्द होता है, और ब्लड ज़्यादा जाने की वजह से इन्हें बहुत ही वीकनेस, कमजोरी आ जाती है। तो इस कंडीशन में इन महिलाओं को, इन लेडी को हमें आराम देना बहुत जरूरी है। और आराम के साथ साथ जैसे रेस्ट हम देना चाहते हैं, रेस्ट के साथ साथ पर्सनल हाइजीन, मतलब बोलते हैं ना, व्यक्तिगत स्वच्छता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, आज का हमारा मेंस्ट्रुएशन।